हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड BSOC 134 की, जो कि आपका सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसकी बुक का नाम है समाज शास्त्रीय जांच के तरीके। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ध्यान रखना, ये वन शॉट वीडियो यानी कि सिंगल वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इस सब्जेक्ट कोड के लिए, ठीक है। एक सिंगल वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, तो इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना, ठीक है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी कुछ ही पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है, ठीक है। और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको PDF नोट्स, जितने अपडेट्स है वो मिल जाएंगे, जितने क्वेश्चन पेपर है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुणात्मक अनुसंधान, ठीक है, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च का अर्थ और इसकी विशेषताओं को समझाइए, ठीक है। तो आपको ये बताना है, जो गुणात्मक अनुसंधान होता है एक मात्रात्मक अनुसंधान भी होता है, उसको नहीं बताना आपको बताना है गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ यानी कि उसका मीनिंग और उसकी विशेषताओं को बताना है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहले हम यही बात करते हुए गुणात्मक अनुसंधान क्या है, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, तो एक शोध पद्धति यानी कि रिसर्च की है कि ये पद्धति है, ठीक है, तरीका है जो मानव व्यवहार, अनुभव और सामाजिक घटनाओं को गहराई से समझने पर आधारित है। समझ रहे हो, जो गुणात्मक अनुसंधान है इसका पर्पस क्या है शोध पद्धति का, ये मानव के व्यवहार, उसके एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव और सामाजिक घटनाओं को गहराई से समझने पर आधारित है, ठीक है। जब बात आती है ना गुणात्मक अनुसंधान की, रिसर्च की, तब उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और ये क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पर केंद्रित है, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ है, इन जैसे प्रश्नों पर मेनली ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। और ये संख्या या आंकड़ों के बजाय विवरण और व्याख्या पर अधिक जोर देता है, ठीक है। मतलब ये डेटा पहले से आंकड़े हैं तो उसकी बजाय ये पहले क्या ये व्याख्या और विवरण पर जोर देता है, ठीक है। समझ रहे हैं, आपको सब समझ आ जाएगा जो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन खत्म होने तक। और इस पद्धति में क्या है, शोधकर्ता ने जो रिसर्चर है ना, वो छोटे समूहों का उनके स्वाभाविक वातावरण में अध्ययन करते हैं ताकि उनकी सोच, भावनाओं और प्रेरणाओं को समझा जा सके, ठीक है। जिस चीज का भी ये क्या कर रहे हैं भाई, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो वहां पर ये करते हैं छोटे समूह को, उनका जो स्वाभाविक वातावरण है ना, तो उसका उसमें अध्ययन करते ताकि उनकी सोच पता चल जाए, उस ग्रुप की भावना पता चल जाए, ताकि उसकी प्रेरणा को समझा जा सके, ठीक है। और इसका उपयोग समाजशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान, ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ठीक है, इन सब में यूज करा जाता है, ठीक है, किसका, गुणात्मक अनुसंधान का, ठीक है। तो हम समाजशास्त्री तो आपका सब्जेक्ट है, तो समाजशास्त्र में इसका उपयोग किया जाता है, तो आपको गुणात्मक अनुसंधान के बारे में समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाली है। तो देखिए, पहला है आधारभूत दृष्टिकोण यानी कि सब्जेक्टिव अप्रोच। तो ये क्या है, शोध जो है ना प्रतिभागियों के व्यक्तिगत अनुभव, ठीक है ना, यानी कि इंडिविजुअल क्या एक्सपीरियंस रहे हैं उसके दृष्टिकोणों को समझने पर जोर देता है। जब हम बात करते हैं ना गुणात्मक अनुसंधान की, तो जो इसमें प्रतिभागी है उसके व्यक्तिगत अनुभव किस प्रकार से रहे उस घटना से रिलेटेड, ठीक है, जब जिस की टॉपिक के ऊपर यहाँ पर रिसर्च करी जाती है तो उसके व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि आधारभूत दृष्टिकोण पर। और ये लोगों या समूहों द्वारा अपने अनुभवों को दी गई महत्वता को उजागर करता है। समझ रहे हो, तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जो लोग हैं, समूह, उनके द्वारा जो उनके एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा ये महत्व देता है, ठीक है। तो आधारभूत दृष्टिकोण है, ठीक है। उसके बाद स्वाभाविक वातावरण, तो प्रतिभागियों का अध्ययन उनके स्वाभाविक वातावरण में किया जाता है, ना कि नियंत्रित प्रयोगशालाओं में, ठीक है। जो उनका स्वाभाविक वातावरण है जहाँ से वो बिलोंग कर रहे हैं वहीं से क्या उनका अध्ययन किया जाता है। और इससे क्या है, वास्तविक व्यवहार और प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है, ठीक है। उसका रियल बिहेवियर क्या है, ठीक है, उस पर्टिकुलर समूह का, ठीक है, तो उसमें जो प्रतिभागियों का, तो उसको मेनली यहाँ पर जोर दिया जाता है कि वास्तविक व्यवहार क्या है और कैसे पता चलता है, क्योंकि उसके स्वाभाविक जो वातावरण है उसमें उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समझ आ गया। तो यहाँ पर इस हेडिंग में स्वाभाविक वातावरण में यानी कि नेचुरल सेटिंग में आप ये बता सकते हो, ठीक है। आगे देखिए गैर सांख्यिकीय डेटा, ठीक है, यानी कि नॉन न्यूमेरिकल डेटा। तो इस शोध में संख्याओं के बजाय शब्दों, चित्रों और वीडियो या कहानियों के रूप में डेटा एकत्रित किया जाता है। समझ रहे हो, तो यहाँ पर भाई जो पहले से आंकड़े पड़े हैं उसको नहीं लेते हैं ये, बल्कि क्या है, ये शब्द हो गए, चित्र हो गए, वीडियो, कहानियों के रूप में डेटा एकत्रित करते, इकट्ठा करते, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, नहीं साक्षात्कार हो गया, ठीक है, केस स्टडी हो गई, समूह चर्चा हो गई और पर्यवेक्षण।
तो यहाँ पर मेनली पर्पस क्या गुणात्मक अनुसंधान का, तो यहाँ पर गैर सांख्यिकीय डेटा होते हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कोई संख्या में कोई आंकड़े नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं भाई, कोई शब्द हो गए, चित्र हो गए, वीडियो, कोई कहानी के रूप में क्या करते हैं भाई, आंकड़े इकट्ठे करते हैं। जैसे कि किसी का इंटरव्यू ले लिया, मान लो जिसका भी ये रिसर्च करना है जिस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो वहाँ पर उससे जुड़े इंटरव्यू लेंगे, केस स्टडी देखेंगे, ठीक है, समूह चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इस पर जोर दिया जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर समझ आ गया, एग्जाम्पल में आप ये सब लिख सकते हो। आगे देखिए, लचीला और खुला दृष्टिकोण। तो जो शोध पद्धति है और प्रदर्शन क्या है दौरान बदल सकते हैं, मतलब जो शोध पद्धतियाँ हैं और जो पर्सन है ना, जब वो अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर फील्ड का, तो उसके दौरान क्या है बदल सकते हैं, चाहे वो रिसर्च पद्धतियाँ हो, ठीक है, और प्रश्न जो क्वेश्चन है वो बदल सकते हैं, ठीक है। खुले प्रश्न क्या है, प्रतिभागियों को अपनी राय और अनुभव स्वतंत्र रूप से साझा करने की अनुमति देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बोलने से कि पर्सन चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है, पर्सन पहले से नहीं है, तो खुले प्रश्न क्या है, प्रतिभागियों को अपनी राय और अनुभव स्वतंत्र रूप से साझा करने की अनुमति देते हैं, ठीक है। मतलब कि जब उसके भाई इंटरव्यू जैसे मान लो ले रहे हैं, तो सब पर्सन चेंज हो सकते हैं, ठीक है, ताकि जो उसकी राय है और जो उसके एक्सपीरियंस है वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली शेयर किया जा सके, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो लचीला और खुला दृष्टिकोण होता है इस गुणात्मक अनुसंधान में, ठीक है। उसके बाद व्याख्यात्मक विश्लेषण। तो डेटा का विश्लेषण विषयों, पैटर्न और अर्थों को खोजने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें मापन की तुलना में व्याख्या को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो जब डेटा का विश्लेषण भी किया जाता है ना, जो लोगों से पता चला है इंटरव्यू से, ठीक है, केस स्टडी से, तो उसका भाई विषयों, पैटर्न, अर्थों को खोजने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसे मेनली मेजरमेंट की बजाय, ठीक है, डिस्क्रिप्शन यानी कि व्याख्या पर अधिक महत्व दिया जाता है, जोर दिया जाता है, ठीक है। तो व्याख्यात्मक विश्लेषण होता है गुणात्मक अनुसंधान, ठीक है। उसके बाद संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब कि जो शोध है ना किसी घटना को उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में समझने पर जोर देता है। अगर हम किसी मान लो गुणात्मक अनुसंधान में क्या होता है कि जब किसी घटना का शोध किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है, तो उसका देखा जाता है उसका सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। और ये संस्कृति, वातावरण और संबंधों जैसे कारकों को भी ध्यान में रखता है कि भाई पर्टिकुलर घटक है उसके कल्चर से रिलेटेड है, उसका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मतलब कि क्या उसका रहा है, ठीक है, क्या संदर्भ है उसका, तो इस पर बेसिकली वो जोर देता है, ठीक है। तो गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता ही बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद छोटे नमूनों का आकार, ठीक है ना, स्मॉल सैंपल साइज। तो इस प्रकार का शोध क्या करता है, आमतौर पर छोटे समूह पर किया जाता है, ठीक है, ताकि गहराई से अध्ययन किया जा सके। ये व्यक्तिगत या समूह अनुभवों को बेहतर ढंग से समझने पर मदद करता है, ठीक है। छोटा समूह, ज़्यादा बड़ा समूह नहीं, छोटा ग्रुप पर क्या उसके अनुभव जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जब शोध की बात आती है गुणात्मक अनुसंधान की, तो ध्यान रखना, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद आगामी तर्क, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस प्रक्रिया में डेटा से निष्कर्ष और सिद्धांत विकसित किए जाते हैं, ठीक है भाई। जो डेटा कलेक्टर है इन्होंने, ठीक है, लोगों से, स्मॉल ग्रुप से, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, डेटा से निष्कर्ष निकालते हैं और सिद्धांत विकसित किए जाते हैं, बजाय पहले से मौजूद सिद्धांतों का परीक्षण करने के, ठीक है। अब पर्टिकुलर कोई घटना है, ठीक है, उसकी रिसर्च पहले भी हुई होगी, तो उसको पहले से भाई देखने से पहले क्या करते हैं, खुद के सिद्धांत और क्या डेटा से निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, समझ रहे हो कि यहाँ पर भाई पहले से मौजूद जो सिद्धांत है ना पर्टिकुलर घटना से रिलेटेड, तो उसके बजाय खुद के सिद्धांत, ठीक है, और खुद के निष्कर्ष के विकसित किए जाते हैं, ठीक है, कैसे, डेटा का विश्लेषण करके, ठीक है। और ये शोध प्रक्रिया को खोज परख बनाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें खुद की एक क्या होती है भाई, खोज होती है, ठीक है, उस घटना से रिलेटेड, समझ आ रहा है। तो आगामी तर्क दिए जाते हैं भाई उस पर्टिकुलर घटना से रिलेटेड जब उसकी शोध की जा रही होती है, ठीक है, रिसर्च की जा रही होती है। तो यहाँ पर हमारा गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ हमने देखा, ठीक है, और यहाँ पर हमने उसकी विशेषताएं भी देख ली, समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना होता है, तो निष्कर्ष आप जो मैंने आपको बताया ना पूरे क्वेश्चन में, उसी में आप थोड़ा जितना आपको समझ आया उसको आप लास्ट में लिख देना, ठीक है, तो आपका निष्कर्ष भी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, कि सामाजिक शोध में सम्मिलित, ठीक है, विभिन्न प्रक्रियाओं पर चर्चा कीजिए। तो आपको ये बताना है कि भाई जो सामाजिक शोध होता है ना, उसमें कौन कौन से प्रोसेस यानी कौन कौन से प्रक्रियाएं शामिल होती है, आपको ये बताना है, बेसिकली डिस्कस करना है, ठीक है, समझ आ गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो पहले हम ये बात करेंगे भाई कि सामाजिक शोध क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सामाजिक शोध का पता होगा तभी तो आप क्या भाई इसकी प्रक्रियाओं के बारे में जान पाएंगे। तो सामाजिक शोध का मतलब क्या होता है, समाज और मानव व्यवहार को समझने के लिए एक व्यवस्थित तरीका, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को समझना है, ठीक है। तो क्या है, उसके लिए एक व्यवस्थित तरीका अपनाया जाता है, उसको सामाजिक शोध बोला जाता है, ठीक है। इसमें कई प्रक्रियाएं शामिल होती है जो कि शोध को आसान यानी रिसर्च को आसान और प्रभावी बनाती है, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे देखिए,
तो यहाँ पर क्या है, अब हम बात करेंगे भाई कौन कौन सी, मतलब इसमें कौन कौन से स्टेप, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो पहला है शोध समस्या चुनना, यानी कि चूजिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि जिसके ऊपर रिसर्च करनी है, जिस समस्या के ऊपर, उसको चुनना। तो सबसे पहले शोधकर्ता यानी जो रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं, तय करते हैं कि वह किस विषय या समस्या पर काम करेगा। ठीक है, जो शोधकर्ता रिसर्चर है वो किस प्रॉब्लम को भाई ओपन करना है, यानी किस समस्या को चुनना है, पहले ये डिसाइड करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, ये शिक्षा में भेदभाव। ठीक है, तो एक सामाजिक शोध के समाज में ह्यूमन बिहेवियर कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या रिसर्च करना है, सामाजिक शोध होता है। ठीक है, अब उसके लिए भी कौन सी प्रॉब्लम पहले ली जाए तो ये चूज करा जाता है, यानी कि समस्या को चुनना। ठीक है, जिस पर क्या रिसर्च करनी है, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले शोधकर्ता तय करता है कि किस विषय पर समस्या है, किस विषय पर किस समस्या पर काम करेगा। तो उदाहरण के लिए जैसे बेरोजगारी एक समस्या है भाई, गरीबी या शिक्षा में कोई जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, भेदभाव देखने को मिल रहा है, तो इन तीनों में से कोई सी भी वो चूज कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, समझ आ गया आपको। तो पहला क्या हो जाएगी प्रक्रिया, शोध समस्या का चुनना। उसके बाद पुराने शोध का अध्ययन, या मान लो उसने बेरोजगारी का क्या लिया, समस्या ली, अब उस पर रिसर्च कर रहे हैं ना भाई, बेरोजगारी का मेन कारण क्या है, उस पर रिसर्च हो रही है। तो पहले से जो बेरोजगारी पर क्या हो रखे हैं, शोध हो रखे, रिसर्च हो रखी है, तो उसको भी क्या करते हैं भाई, रीड किया जाता है। ठीक है, मतलब अध्ययन किया जाता है, उसका स्टडी की जाती है। तो देखो, पहले किए गए शोध और उपलब्ध जानकारी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर समस्या से लेकर, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है पहले से ही, ठीक है, क्या जो पहले से मेनली रिसर्च हो रखी है तो उसको देखा जाता है, अध्ययन करा जाता है। और इससे क्या ये समझने में मदद मिलती है कि इस विषय पर पहले क्या काम हुआ है। ठीक है, फिर और क्या नया करने की जरूरत है। ठीक है ना, मान लो पहले कोई इस रिसर्च हुई होगी, उसमें कुछ रह गया होगा, तो इससे पता चल जाता है कि भाई क्या हो चुका है और क्या नहीं हुआ है, तो उसको करने की जरूरत होती है, समझ रहे हो। तो इससे पता चलता है भाई पुराने शोध का अध्ययन, ये दूसरी प्रक्रिया हो जाती है, समझ आ रहा है। तो ऐसे भाई आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, उसके बाद उद्देश्य और अनुमान तय करना। ठीक है, यानी कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, यानी कि भाई उद्देश्य और अनुमान तय करना होता है उस समस्या का। ठीक है, तो देखिए भाई, तो शोध का मुख्य उद्देश्य यानी कि लक्ष्य तय किया जाता है कि भाई इस रिसर्च का मेन पर्पस क्या होगा। ठीक है, उद्देश्य तय किया जाता है, और परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस बनाई जाती है, यानी पर्टिकुलर समस्या, जो भी चीज चुनी है ना शोधकर्ता ने, उसके खुद की एक परिकल्पना बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि समस्या का संभावित हल जिसे जांचा जाएगा, तो उस पर्टिकुलर समस्या का हल क्या होगा उसको जांचा जाता है। ठीक है भाई, संभावित उस समस्या का संभावित हल क्या हो सकता है उसको जांचा जाता है, यानी कि हाइपोथेसिस क्रिएट करी जाती है। ठीक है, परिकल्पना क्या होती है, जो खुद से एक तरह से क्रिएट करी जाती है कि भाई हाँ इसका ये प्रॉब्लम है तो उसको ऐसे हल किया जा सकता है। ठीक है, परिकल्पना हो जाती है। तो उद्देश्य और अनुमान तय करना, ठीक है, तो ये तीसरा चरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शोध विधि चुनना कि भाई किस विधि से रिसर्च की जाएगी। ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान होती है, मात्रात्मक अनुसंधान होता है, तो किस पर्टिकुलर विधि से शोध होना है तो इसको भी चुना जाता है। तो प्रक्रिया ही बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यह तय किया जाता है कि शोध किस तरीके से किया जाएगा, यानी किस पर्टिकुलर पद्धति विधि से किया जाएगा। तो गुणात्मक, ठीक है, और मात्रात्मक होते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो गुणात्मक यानी कि लोगों से बात करना, केस स्टडी मैंने बताया ना, इसमें मान लो पर्टिकुलर बेरोजगारी की बात कर रही हैं, तो पर्टिकुलर क्या है भाई, लोगों से बात की जाएगी, इंटरव्यू ले जाएंगे उनके। तो यहाँ पर फिर क्या है, अपने निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ। ठीक है, इसमें पहले से जो डेटा पड़ा है उस पर्टिकुलर चीज़ से लेकर उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ रखिए, तो गुणात्मक एक तरीका होता है और दूसरा मात्रात्मक होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव, यानी आंकड़े और सर्वेक्षण। यानी तो पर्टिकुलर बेरोजगारी मान लो मैं एक समस्या लेकर चल रहा हूँ, तो उस पर क्या आंकड़े पड़े हैं भाई, क्या उस पर सर्वेक्षण हो रखे हैं, क्या सर्वे हो रखे हैं, तो उसको मात्रात्मक अनुसंधान में देखा जाता है। तो दो तरीके होते हैं शोध करने के। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद जानकारी इकट्ठा करना है। ठीक है, यानी कलेक्टिंग डाटा। तो डेटा या जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, इसके भी दो तरीके होते हैं भाई, ध्यान रखना। एक प्राथमिक डेटा यानी कि प्राइमरी डाटा, और दूसरा द्वितीयक डेटा यानी कि सेकेंडरी। समझ आ गया, हमने तरीके की बात कर ली भाई। फिर जानकारी इकट्ठा करे जाते हैं, इसके भी दो तरीके होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक की मैं बात करूं तो सीधा लोगों से सवाल पूछकर जानकारी लेना। तो जब इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार की बात आती है तो प्राइमरी वो होता है भाई प्राथमिक डेटा। ठीक है ना, समझ आ रहा है। और द्वितीयक में क्या होता है भाई, जो पहले से सर्वेक्षण हो रखा है, ठीक है, किताबों में कुछ आंकड़े दे रखे हैं, रिपोर्ट बन रखी है पहले से उस पर्टिकुलर समस्या को लेकर, तो ये होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं द्वितीयक, जो पहले से है।
हम क्या सेकेंडरी सोर्स का, मान लो कि मुझे कोई पर्टिकुलर समस्या बात करने में जाकर लोगों से पूछ रहा हूँ, तो ये प्राइमरी सोर्स है, मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है। लेकिन उस पर्टिकुलर समस्या के बारे में मुझे कुछ जानकारी मिल रही किसी किताब से, किसी रिपोर्ट से, या किसी दूसरे सोर्स से, ठीक है, तो वो सेकेंडरी हो जाता है। समझ आ रहे हो? तो दो तरीके होते हैं भाई, प्राथमिक डेटा, द्वितीयक डेटा। प्राथमिक में सीधा लोगों से बात करते हैं भाई, केस स्टडीज में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक डेटा मैंने सेकेंडरी डाटा में किताबों या रिपोर्टों या सरकारी दस्तावेजों से जानकारी लेना, ठीक है ना। समझ आ रहा है आपको? जब हम देखा होगा आपने कई बार न्यूज़ वगैरह में भाई बोला जाता है कि बेरोजगारी इतने साल से इतना टाइम पर बढ़ती जा रही है, तो वो आंकड़े कहाँ से ले रहे हैं? वो कहीं ना कहीं सरकारी दस्तावेजों से, जो रिपोर्ट उस पर हुई है, सर्वेक्षण हो रखे हैं, तो उससे वो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। तो जानकारी इकट्ठा करते हैं भाई, इसके भी दो तरीके होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ये बात आगे भाई, अगर गुणात्मक अनुसंधान चूज करा तो वो इसकी बात करेगा, ठीक है, वो इसमें ज़्यादा जोर देते हैं, डायरेक्ट लोगों से बात करना। और लेकिन अगर मात्रात्मक अनुसंधान चुना है तो वो इसकी बात करेंगे भाई, वो सेकेंडरी जो पहले से ही डेटा उपलब्ध है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, उसको उस पर वो रिसर्च करते हैं। समझ आ रहा है आपको? ध्यान रखना। उसके बाद डेटा का विश्लेषण, डेटा मिल गया, उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है, यानी कि एनालाइज करेंगे। देखो, तो जो जानकारी इकट्ठा की गई है उसका ध्यान से विश्लेषण करना भाई, उसको जितनी घोल पट्टी है उसको सब खोलना है, ठीक है, उसका विश्लेषण करना है। और उसके बाद आंकड़ों को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए सही तरीकों का उपयोग किया जाता है भाई। ये डेटा मिला, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, अब उसको समझने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए भी सही तरीका का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, हम क्या बात कर रहे हैं? सामाजिक शोध किसकी प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। सामाजिक शोध को तो डिस्कस कर ही चुके हैं, अब उसकी प्रक्रिया क्या है ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। समस्या चुन ली हमने, ठीक है, फिर उसके ऊपर काम करा, उसके बाद तरीका भी चुनना है, तरीका चुन लिया, फिर हमने डेटा कलेक्ट कर रहा है भाई, वो भी दो सोर्स है हमारे पास, उसका डेटा कलेक्ट कर ले, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो वही तरीके होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद निष्कर्ष निकालना और सुझाव देना। डेटा इकट्ठा हुआ, उसका हमने विश्लेषण करा भाई, समझा, उसकी व्याख्या करी, अब निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, ध्यान रखकर सुझाव देते हैं। तो डेटा के आधार पर समस्या का समाधान खोजा जाता है, ठीक है। और शोधकर्ता अपनी सिफारिशें देता है कि इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। जो रिसर्चर है ना, उसने क्या करा भाई कि पर्टिकुलर डेटा इकट्ठा करा, ठीक है, उस समस्या से रिलेटेड, ठीक है, अब उससे निष्कर्ष निकालता है, समाधान खोजा जाता है भाई, क्योंकि सब उसने, रिसर्च का मतलब क्या है? हर एक चीज़ को, हर एक एस्पेक्ट को देखना, फिर उसकी जांच पड़ताल करना कि भाई मेन पर्पज ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, बेरोजगारी है भी तो क्यों नहीं है, क्यों हो रही है, ठीक है। तो ऐसे फिर क्या भाई, समस्या का हल क्या हो सकता है इसके बारे में भी बताता है, ठीक है, जो रिसर्चर होता है, नहीं शोधकर्ता जो होता है, ठीक है, समझ आ गया। यानी कि हेडिंग में आप बताओगे कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट बनाना, तो पूरे शोध को एक रिपोर्ट के रूप में लिखा जाता है भाई। उसने शोध कर ली, रिसर्च कर ली, अब उसको एक रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। रिपोर्ट मतलब क्या? जो जो उसने करा ना पीछे, और जो जो उसको हासिल हुआ उस अपने रिसर्च में, ठीक है, रिसर्च वाले वर्क में, तो उसके बाद एक रिपोर्ट लिखता है, ठीक है। और इस शोध की प्रक्रिया, ठीक है, इसमें शोध की प्रक्रिया, डेटा और परिणामों का पूरा विवरण होता है। जब हम बात करते हैं ना, मान लो कि एक पर्टिकुलर XYZ एक रिपोर्ट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर समस्या की, तो वो रिसर्च ही है, तो इसमें वही शोध की प्रक्रिया क्या रही, ठीक है, डेटा क्या है, उसके कंक्लूजन क्या निकल कर आए जो कि रिसर्चर ने दिया, वो पूरा क्या इसमें लेखा जोखा होता है, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए, क्वेश्चन खत्म हमारा, सामाजिक शोध के ऊपर डिस्कस करा हमने, इसकी प्रक्रिया क्या होती है इसके ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या बात करेंगे भाई अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? निर्जाति प्रणाली विज्ञान से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न आयाम यानी कि डायमेंशंस की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या बताना है कि भाई निर्जाति प्रणाली विज्ञान क्या है और इसके विभिन्न आयाम क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे निर्जाति प्रणाली क्या है, ठीक है। तो देखिए, तो निर्जातीय प्रणाली विज्ञान यानी कि एथनोलॉजी, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये क्या है? मानव जातियों, उनकी संस्कृतियों और उनके सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। तब हम बात करते हैं निर्जातीय प्रणाली विज्ञान, तो ये मानव जाति, उनकी संस्कृतियां और उनके सामाजिक जीवन का एक वैज्ञानिक अध्ययन है भाई। जब इन सबके हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? निर्जातीय प्रणाली बोलते हैं। और इसका उद्देश्य ये होता है भाई कि ये समझना होता है कि अलग अलग समाज में और संस्कृतियां एक दूसरे से कैसे अलग है और उनमें क्या समानता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं निर्जातीय प्रणाली की, तो उसका मेनली पर्पस क्या होता है? ये समझना होता है कि भाई अलग अलग समाज और संस्कृतियां एक दूसरे से कैसे अलग है, ठीक है। भाई अलग अलग समाज और संस्कृति एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है और उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं। जब सिमिलैरिटीज की बात हो और एक दूसरे से अलग कैसे हैं, जब ये बात आ जाती है ना,
तो अब हम बात करते हैं निर्जाति प्रणाली की, ठीक है, भूलना मत। क्या बोला मैंने, अगर मैं निर्जाति प्रणाली की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या देखूंगा कि भाई इसका मेन पर्पस क्या है, सिमिलरिटी ढूंढना अलग अलग समाज में और एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इसकी वजह बात की जाती है, तो इसकी बात हम करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, और इसमें क्या है, मानव समाज के विकास, परंपराओं, रीति रिवाज, भाषा, धर्म और अन्य सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जब हम पर्टिकुलर एक विभिन्न जातियों के इनके व्यवहार की बात कर रहे होते हैं तो समाज के विकास की बात हम करते हैं, उनके परंपरा, उनके ट्रेडिशंस की बात करते हैं, उनके रीति रिवाजों की बात करते हैं, भाषा, धर्म और अन्य सामाजिक जितने भी पहलू हो सकते हैं ना इसके अलावा, उसका भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और निर्जाति प्रणाली विज्ञान मुख्य रूप से ये समझने में मदद करता है कि समाज कैसे विकसित हुआ है, ठीक है, जो मानव समाज है वो कैसे विकसित हुआ है और अलग अलग संस्कृतियों में किस प्रकार के बदलाव आए हैं, ठीक है, कि भाई मानव समाज विकसित कैसे हुआ है और क्या बोला मैंने, अलग संस्कृतियों में किस प्रकार से बदलाव आए हैं, ठीक है, समझ रहे हो क्या होता है निर्जाति प्रणाली विज्ञान, ठीक है, बहुत आसान है। अब हम बात करेंगे भाई निर्जाति प्रणाली विज्ञान के आयाम यानी कि डायमेंशंस की, ठीक है, समझ आ रहा है भाई आपको, नहीं समझ आ रहा है एक बार फिर से पीछे करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो भाई कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो, तो पहला है भाई सांस्कृतिक आयाम, तो पहला डायमेंशन क्या है इसका, कल्चरल डायमेंशन। तो ये आयाम जो होता है ना भाई सांस्कृतिक आयाम, ये समाज की संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं को समझने पर केंद्रित है। जब हम बात करते हैं जाति प्रणाली की तो फिर उसके हम बात करते हैं सांस्कृतिक आयाम की भी, तो उसमें हम बात करते हैं भाई समाज की संस्कृति, अलग अलग समाज का अध्ययन कर रहे हैं दूसरे से अलग कैसे हैं, तो हम यहाँ पर हम उसकी संस्कृति की बात पहले हम करेंगे, तो उसकी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और उसकी मान्यताओं, भाई क्या समाज की संस्कृति की मान्यता है, उसकी मान्यताओं को हम समझने पर जोर देता है भाई सांस्कृतिक आयाम, ठीक है। और इसमें ये अध्ययन किया जाता है कि भाई लोग अपने दैनिक जीवन में किन किन परंपराओं का पालन करते हैं, जिन परंपराओं को मानते हैं वो दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उसका किन किन परंपराओं का यूज करते हैं, तो इसका भी क्या है अध्ययन किया जाता है, ठीक है, समझ आ गया। देखिए उसके बाद भाई भाषा ही आयाम यानी कि लिंग्विस्टिक डायमेंशन, ठीक है, सांस्कृतिक बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे भाषाई आयाम की। तो इसमें क्या होता है कि भाई भाषा किसी भी संस्कृति का अहम हिस्सा होती है, सही बात कह रहा हूँ ना, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, एक संस्कृति का अहम हिस्सा होती है, अलग अलग संस्कृति की अलग अलग भाषा होती है, एग्री करते हो नहीं करते, ठीक है। तो भाषा एक संस्कृति का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया, एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई। तो निर्जाति प्रणाली विज्ञान में यह देखा जाता है कि विभिन्न समाजों में भाषा कैसे विकसित हुई। जब हम अलग अलग समाज की बात करते हैं तो उसकी संस्कृति की बात भी करेंगे, जब संस्कृति की बात हम करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि उनकी भाषा कैसे विकसित हुई, ठीक है, भाषा आयाम होता है, और ये उनके जीवन को कैसे प्रभावित करती है, इसकी जब हम बात करते हैं तो भाषा आयाम की बात आ जाती है। उसके बाद भाई आर्थिक आयाम यानी कि अलग अलग समाजों में आर्थिक व्यवस्था और उनकी जीवन शैली का अध्ययन करना, ठीक है, अलग अलग समाज उनके अलग अलग जीविका के तरीके, वो जीवन कैसे चला रहे हैं, उनकी क्या आर्थिक गतिविधियां हैं, वो किस प्रकार से अपना पालन पोषण कर रहे हैं, इन सब का अध्ययन करना, ठीक है। तो अलग अलग समाजों की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उनकी जीवन शैली का अध्ययन किया जाता है आर्थिक आयाम में, ठीक है। आयाम यानी कि डायमेंशन, जब हम किसी समाज का अध्ययन कर रहे हैं ना, वहाँ पर उसकी मानव जाति, परंपरा, रीति रिवाज की बात करते हैं, तो उसमें इन सभी आयामों को एक साथ डालते हैं, ठीक है, तब क्या एक समाज को देखा जाता है कि वो किस प्रकार से अलग है एक दूसरे से, ठीक है, जब क्या एक अच्छे से अध्ययन हो पाता है, तो इसी को हम क्या कर निर्जाति प्रणाली विज्ञान हम कह रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग समाजों की आर्थिक व्यवस्था और उनकी जीवन शैली का अध्ययन, ठीक है, और ये समझने की कोशिश करता है कि भाई कैसे कैसे अलग अलग समुदाय अपनी आजीविका कमाते हैं, ठीक है भाई, अलग अलग समुदाय, समाज में अलग अलग समुदाय जो रह रहे हैं वो कैसे अपनी जीविका चला रहे हैं, आजीविका कमाते हैं और संसाधनों का उपयोग करते हैं, समझ आ रहा है भाई। तो यहाँ पे आर्थिक आयाम ये हो जाएगा। उसके बाद धार्मिक और आध्यात्मिक आयाम, ठीक है, यानी कि रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन, ठीक है, धार्मिक और आध्यात्मिक आयाम। तो इसमें क्या होता है भाई, ये आयाम समाज की धार्मिक मान्यताओं और पूजा पद्धतियों का अध्ययन करता है, ठीक है, एक समाज दूसरे से अलग कैसे है, क्या समानताएं हैं, तो वो कैसे पता करेंगे भाई, उनके अलग अलग आयाम देखते हैं भाई, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, और यहाँ पर फिर धार्मिक पद्धति की बात आ जाती है भाई, धार्मिक और आध्यात्मिक आयाम की। तो ये आयाम ये देखता है कि भाई धार्मिक मान्यता और पूजा पद्धति क्या है, मतलब कि उनकी धार्मिक मान्यता किस धर्म को मान रहे हैं और किस प्रकार की वो पूजा पद्धतियों का यूज कर रही हैं, इसका अध्ययन करा जाता है। और जब देखा जाता है कि भाई इस समाज का अध्ययन करा तो उसमें ये पर्टिकुलर ये पूजा पद्धति थी, इसमें देखा तो ये है,
ठीक है। और किसी किसी में देखा भाई उस समाज में भी यही पद्धति यूज हो रही थी पूजा के लिए और इसमें भी यही थी, उसमें भी यही धार्मिक मान्यता थी, इस वाले में भी यही मान्यता है। तो ये सब का अध्ययन हो जाता है, ठीक है। तो इससे सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंस है पता चल जाता है, ठीक है। और ये जानने की कोशिश करता है कि धर्म और आध्यात्मिकता भाई लोगों का क्या है, लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये जानने की कोशिश करता है कि भाई धर्म और उनकी जो आध्यात्मिकता है ना, जो उनकी स्पिरिचुअलिटी है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, लोगों के जीवन पर, ठीक है। समझ आ रहा है भाई, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है भाई सामाजिक आयाम, ठीक है, यानी कि सोशल डायमेंशन। तो इस समाज की संरचना यानी कि उस समाज का स्ट्रक्चर क्या है, रिश्ते और सामाजिक नियमों का अध्ययन करता है, ठीक है। उस समाज के नियम क्या है, उसके रिश्ते कैसे, आपस में एक रिलेशन कैसे है, और समाज के संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसा है उसका अध्ययन करता है, ठीक है, सामाजिक आयाम। और इसमें परिवार, विवाह, जाति और वर्ग जैसी सामाजिक संस्थाओं को समझा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना विवाह एक संस्था होती है, ठीक है। तो विवाह हो गया भाई, जाति हो गया, यानी वर्ग यानी क्लास हो गई, जैसी सामाजिक संस्थाओं को समझा जाता है, ठीक है, किसमें, सामाजिक आयाम में, ठीक है। समझ आ गई। जब सामाजिक आयाम यानी कि समाज में जितनी संस्थाएं यानी कि विवाह, वर्ग, इन सब की बात कर रहे हैं, उनकी रिश्ते आपस में कैसे रिलेशन है, सामाजिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो सब इसकी बात हम करते हैं, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद ऐतिहासिक आयाम, ठीक है। तो समाज और संस्कृति के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन, ठीक है। तो समाज और उसकी संस्कृति का ऐतिहासिक रूप क्या है, उसका इतिहास में से क्या जुड़ाव है, इतिहास से कैसे उसका विकास होते आया है, यानी कि समाज और संस्कृति के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन। और ये जानने की कोशिश करता है कि इतिहास में क्या बदलाव आए हैं, ठीक है, और इनका समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा यानी कि प्रभाव पड़ा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐतिहासिक यानी कि उस संस्कृति और उस समाज का ऐतिहासिक विकास क्या है, यानी कि इतिहास से हम देखते हैं तो कैसे उसका विकास होता हुआ आया है, और जानने की कोशिश किया जाता है कि भाई इतिहास में क्या बदलाव आए हैं और इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा वो चेंजेस का, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद भौगोलिक आयाम, ठीक है ना। और ये आयाम इस बात पर ध्यान देता है कि भौगोलिक स्थिति समाज की संस्कृति और जीवन शैली को कैसे प्रभावित करती है। आपने खुद देखा होगा जैसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति होती है ना भाई, वहाँ के वहीं वैसे उनकी जीवन शैली भी होती है और वैसे उनकी संस्कृति भी होती है, ठीक है। तो भौगोलिक जो आयाम है ना वो यही देखता है कि भौगोलिक जो स्थिति है ना, यानी कि ज्योग्राफिकल डायमेंशन ये देखता है कि जो भौगोलिक स्थिति वो किस प्रकार से संस्कृति और जीवन शैली को प्रभावित करती है। और सही बता रहा हूँ, जैसी भौगोलिक स्थिति होती है वैसे वहाँ पर उनका कल्चर डेवलप हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना होता है। एक बहुत प्रभाव पड़ता है भाई संस्कृति और जीवन शैली पर भौगोलिक स्थिति का, ठीक है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लोग और मैदानी क्षेत्रों के लोगों के जीवन में बाकी फर्क होता है, ठीक है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओ, उत्तराखंड वाले इलाके में, और मैदानी इलाकों में चले जाओ, दोनों के जीवन में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो यही तो हम अध्ययन कर रहे हैं भाई, एक समाज दूसरे समाज से किस प्रकार अलग है, तो उसमें भौगोलिक आयाम भी जोड़ा जाता है कि भाई भौगोलिक स्थिति यानी कि ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है वो किस प्रकार से एक समाज को अलग बना रही है, ठीक है, किस प्रकार से वो एक अलग है और क्या सिमिलरिटीज हैं, तो वो इन सब का अध्ययन करने से ही समझ आता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन खत्म भाई, समझ आके निर्जाति प्रणाली क्या है, ठीक है, और उसके आयाम क्या है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिमिटेड क्वेश्चन नहीं है बट ऐसे क्वेश्चन लिए ना जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, कि भाई सामाजिक विश्लेषण की क्या है भाई, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधियों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपकी सामाजिक विश्लेषण की दो विधि होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी, एक होता है भाई आगमनात्मक और एक निगमनात्मक, ठीक है। तो आपको इनके बीच में डिफरेंस बताना है, यानी अंतर बताना है, काफ़ी इजी है, समझ आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो। तो सामाजिक विश्लेषण में भाई क्या इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक और डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक विधियों का वैज्ञानिक शोध के दो प्रमुख तरीके होते हैं। दोनों विधियों का उद्देश्य क्या है, समाज और मानव व्यवहार को समझना, ठीक है। दोनों का एक ही उद्देश्य है भाई, समाज के बारे में और मानव व्यवहार के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, समझना। लेकिन इनका दृष्टिकोण और प्रक्रिया अलग अलग होती है। उद्देश्य एक यानी पर्पस एक, लेकिन इनका तरीका अलग, ठीक है ना, आगमनात्मक और निगमनात्मक। समझ आ रहा है भाई, ठीक है। देखिए तो पहले हम किसकी बात करेंगे, स्क्रीन पर आ रहा है ना आपकी, आगमनात्मक विधि की बात हम करने वाले हैं। तो देखिए, तो पहले अर्थ की बात करेंगे भाई आगमनात्मक विधि की। तो ये विधि क्या विशेष अवलोकन, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है और फिर एक सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल थ्योरी बनाने की ओर बढ़ती है।
आगमनात्मक यानी कि जो विधि है ना, जो ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है, ठीक है, विशेष अवलोकन से शुरू होती है और फिर एक अपना एक जनरल थ्योरी क्रिएट करती है, ठीक है। समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ? जो ऑब्जर्वेशन है ना पर्टिकुलर, जो भी हमारी विधि है, ठीक है, सामाजिक विश्लेषण की, तो उसमें क्या अवलोकन हो रखे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन हो रखे हैं, उसको देखा जाता है, उससे शुरू होती है, फिर क्या है, ये सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल थ्योरी बनाने की ओर बढ़ती है। इस विधि की मैं बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। प्रक्रिया की बात करूँ तो वास्तविक जीवन की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ना आगमनात्मक विधि की, तो भाई इसमें वास्तविक जीवन की घटनाएं जो है उसका अध्ययन किया जाता है, डेटा और अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। जो डेटा है और जो एक्सपीरियंस है ना उस पर्टिकुलर चीज, सामाजिक चीज को लेकर, उस घटना को लेकर, ठीक है, तो उसमें के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कोई परिकल्पना पहले से तय नहीं होती है, समझ रहे हो? तो उसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन के तौर पर क्या है, एक जनरल थ्योरी बनाई जाती है, तो उसमें पहले से कोई परिकल्पना तय नहीं होती, नहीं हाइपोथेसिस नहीं तय होती है, ठीक है। उदाहरण की बात करूं, अगर आप कई परिवारों का अध्ययन करें, ठीक है ना, और ये देखें कि भाई ज़्यादातर परिवारों में महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं, तो आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये समाज का एक सामान्य परंपरा है। क्या बोला मैंने? तो इसमें पहले से कोई परिकल्पना नहीं बनाई। तो यहाँ पर अगर आप कई परिवारों का अध्ययन करते हैं, ठीक है भाई, आपने एक सामाजिक विश्लेषण करा कि आप गए, आपने सारे परिवारों में देखा, तो उसमें देखा आपने एक कॉमन फैक्टर क्या निकाला, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, अवलोकन करा, ठीक है ना। पहले आपने क्या करा, अवलोकन करा, फिर आपने एक सामान्य सिद्धांत बनाया। पहले से ही सामान्य सिद्धांत नहीं बनाया भाई। जो आगमनात्मक होता है ना, पहले ऑब्जर्वेशन करता है, फिर एक जनरल थ्योरी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनने ऑब्जर्वेशन करा भाई, जब घरों का अध्ययन करना है इसने, तो यहाँ पर ये देखा कि ज्यादातर परिवारों में जो महिलाएं है ना, वो डोमेस्टिक जितने भी वर्क होते हैं उसको करती है, यानी कि घरेलू कार्य करती हैं, ठीक है। और फिर इससे निष्कर्ष निकाला जाता है, निकाल सकते हैं कि ये समाज में एक सामान्य परंपरा होगी। एक जनरल थ्योरी बना दी कि भाई समाज में ये होता है कि जितने भी परिवार होते हैं, वहाँ के जो महिलाएं होते हैं वो घरों में काम करती है, बस। तो एक सामान्य सिद्धांत बना दिया, ठीक है, समझ आ गया। लक्षण की बात कर लो इस वाली विधि के, ठीक है, सामाजिक विश्लेषण की, ये अनुभव और डेटा पर आधारित होता है, ठीक है, यानी कि मेनली एक्सपीरियंस पर बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन पर टिकी होती है ये वाली पद्धति, और नए सिद्धांत विकसित करने में सहायक होती है, ठीक है। उस पर्टिकुलर घटना या विश्लेषण से एक नई क्या बनानी है भाई, सिद्धांत क्रिएट करना, तो उसके लिए विकसित होती है, ठीक है, मतलब कि सहायक होती है, ठीक है। समझ आ गया? समझ आ गया भाई, ठीक है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे निगमनात्मक विधि की, ठीक है। आगमनात्मक समझ आ गया, अब इसकी दूसरी की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो आपको दोनों के बारे में बता ही देता हूँ, डिफरेंस ही है वो, ठीक है। देखिए इसके अर्थ की बात कर लेते हैं। तो ये विधि एक सामान्य सिद्धांत परिकल्पना से शुरू होती है और फिर क्या विशेष मामलों पर क्या लागू करके सत्यापित किया जाता है। क्या बोला भाई मैंने कि भाई ये विधि एक सामान्य सिद्धांत या परिकल्पना से शुरू होती है, ठीक है। उसमें पहले अवलोकन होते हैं, फिर एक सामान्य सिद्धांत की तरफ बढ़ा जाता है, लेकिन ये विधि एक सामान्य सिद्धांत या परिकल्पना से शुरू होती है और फिर इसे क्या विशेष मामलों यानी कि स्पेसिफिक केसेस पर क्या है लागू करके सत्यापित किया जाता है। नहीं समझे? पहले क्या खुद से क्या बना लिया, एक सामान्य सिद्धांत बना लिया बिना ऑब्जर्वेशन के, फिर एक विशेष मामलों पर उसे क्या भाई लागू करके सत्यापित किया जाता है कि हाँ भाई ये सामान्य सिद्धांत सही है या नहीं है। समझ आ रहा है आपको? देखिए प्रक्रिया क्या है, पहले से तय सिद्धांत या परिकल्पना बनाई जाती है। मान लो कोई जो भी एक सामाजिक पर्टिकुलर एस्पेक्ट का ये विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है, उसके निगमनात्मक विधि का यूज करें तो पहले से एक पर्टिकुलर क्या अपने बना लेंगे, एक सामान्य जनरल थ्योरी बना लेंगे उस पर्टिकुलर घटना के लिए। क्या बना लेंगे? एक परिकल्पना बना लेंगे, अपने एक सिद्धांत क्रिएट कर लेंगे, फिर बाद में क्या उस पर लागू करके देखते कि भाई सत्यापित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डेटा एकत्रित किया जाता है यानी कि इकट्ठा किया जाता है और सिद्धांत को सत्यापित या खंडित किया जाता है, ठीक है। तो डेटा एकत्रित किया, उसके बाद सिद्धांत को सत्यापित करते हैं या खंडित किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। उदाहरण के लिए समझ आ जाएगा एग्जाम्पल से, ठीक है, कि यदि आप ये परिकल्पना करें कि शहरों में लोग गाँव की तुलना में ज़्यादा सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं। क्या बोला मैंने? अगर हम ये परिकल्पना करते हैं, भाई खुद से मैंने बोल दिया, मान लो हम सामाजिक विश्लेषण कर रहे हैं कि शहरों के जो लोग, शहरों में जो लोग हैं ना वो गांव की तुलना में ज़्यादा सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है। क्या बोला यहाँ पर? शहरों में जो लोग होते हैं गांव की तुलना में कंपैरिजन में ज़्यादा सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं। तो आप डेटा एकत्रित करके ये जांचते हैं कि ये सही है या नहीं। तो पहले से एक सिद्धांत बना ले कि भाई जो शहर के लोग होते हैं वैसे अपोजिट होता है यहाँ पर, ठीक है, गाँव के लोग ज़्यादा सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मतलब एग्जाम्पल की मैं कहूँ तो यहाँ पर बोला गया भाई कि हमने एक जनरल थ्योरी पहले से क्रिएट कर ली कि भाई शहरों में जो लोग होते हैं वो गाँव की तुलना में ज़्यादा सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है, रिलेशन अच्छे होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इस चीज़ को पहले से हमने सिद्धांत बना लिया, ठीक है, एक परिकल्पना क्रिएट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए डेटा इकट्ठा करेंगे, ठीक है, गैदर करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई ये चीज़ सही है या
नहीं है। जो ये सामान्य सिद्धांत हमने बनाया ये भाई सत्यापित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके लक्षण की बात कर लो इस विधि के, तो ये तर्क और प्रमाण पर आधारित होती है, ठीक है भाई, तर्क और प्रमाण, ठीक है। पहले जनरल हमने सिद्धांत बनाए, फिर डेटा एकत्रित करते हैं, उसके बाद देखा जाता है भाई तर्क निकाले जाते हैं और प्रमाण देखे जाते हैं भाई, ध्यान रखना। तो तर्क और प्रमाण पर आधारित होती है और सिद्धांत की पुष्टि या खंडन करने में सहायक होती है, ठीक है। जो सिद्धांत हमने क्रिएट करना भाई पहले से ही इस सामाजिक विश्लेषण के लिए, तो सिद्धांत की पुष्टि या फिर खंडन करने में सहायक होती है उस पर्टिकुलर जनरल थ्योरी जो हमने बनाई थी, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो भाई, समझ आ गया आगमनात्मक निगमनात्मक विधि क्या होती है सामाजिक विश्लेषण की, अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मैक्स वेबर की तुलनात्मक विधि पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। क्या बताना है, जो मैक्स वेबर है ना इनकी तुलनात्मक विधि क्या है मिले, ठीक है, बेसिकली टिप्पणी करनी है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए भाई, तो मैक्स वेबर, ठीक है, समाज शास्त्रों में अपनी तुलनात्मक विधि के लिए प्रसिद्ध है भाई। जब हम बात करते हैं ना मैक्स वेबर की, ठीक है, तो समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी में अपनी तुलनात्मक विधि यानी कि कंपैरेटिव मेथड के लिए काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस विधि का उपयोग विभिन्न समाजों और संस्कृतियों के बीच समानता और भिन्नताओं को समझने के लिए किया है। क्या बोला मैंने, उन्होंने इस विधि का उपयोग विभिन्न समाजों में और संस्कृतियों में समानता और क्या विभिन्नताएं हैं उसका अध्ययन यानी कह लो उसका समझने के लिए क्या भाई उपयोग किया है, यूज़ किया है। और ये विधि समाज शास्त्र में बहुत उपयोगी है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत यूजफुल है, क्योंकि इससे समाज और उनकी संरचनाओं में गहराई से अध्ययन कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। समझ आ गया। देखिए अब हम बात करेंगे तुलनात्मक विधि की विशेषताएं। जो मैक्स वेबर की तुलनात्मक विधि है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। देखिए तो पहले हम बात करेंगे भाई आदर्श प्रकार। तो पहले विशेषता क्या है, आदर्श प्रकार यानी कि आइडल टाइप, ठीक है। देखिए तो जो वेबर है ना इन्होंने आदर्श प्रकार यानी कि आइडियल टाइप की अवधारणा दी है, कंसेप्ट दिया है, जो किसी समाज या घटना का विश्लेषण करने के लिए एक मॉडल की तरह काम करता है, ठीक है। बस सुनो आप समझो, ठीक है। और आदर्श प्रकार क्या है, वास्तविकता का सटीक चित्रण नहीं है लेकिन ये वास्तविक समाज को समझने में मदद करता है, ठीक है। आदर्श प्रकार यानी कि वास्तविकता का सटीक चित्रण नहीं लेकिन वास्तविक समाज को समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान रखना। तुलना पर आधारित है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है भाई कि समाज में जो समानताएं हैं भाई और जो विभिन्नताएं उसका अध्ययन करते हुए तुलना जरूर होगी। इसमें जब समानता और विभिन्नता हम देखेंगे विभिन्न समाज और संस्कृतियों की, तो वहाँ पर तुलना तो जरूर होगी, ठीक है, बेस्ड ऑन कंपैरिजन है ये, ठीक है। तो ये विधि के विभिन्न समाजों, संस्कृतियों और ऐतिहासिक घटनाओं की तुलना की जाती है। तो इस विधि में क्या होता है, विभिन्न समाजों, संस्कृति और ऐतिहासिक घटनाओं की तुलना करी जाती है, ठीक है, देखा जाता है। और ये समझने में मदद करता है कि अलग अलग समाजों में समान घटनाओं का प्रभाव और स्वरूप कैसे अलग होता है। क्या बोला भाई कि ये समझने में कोशिश करता है, मदद करता है कि अलग अलग समाज, ठीक है, वर्ड्स में काफ़ी ध्यान देना, अलग अलग समाजों में समान घटनाओं का, ठीक है ना, अलग अलग सोसाइटी है तो उसमें क्या है, समान घटनाओं का प्रभाव और स्वरूप कैसे अलग होता है। भाई घटना सेम, ठीक है, अलग अलग समाजों में उसका प्रभाव और स्वरूप अलग कैसे है, ठीक है। तो इसका अध्ययन करना, ठीक है, ये समझने में मदद करता है हमें ये तुलना पर आधारित जो मैक्स वेबर की तुलनात्मक विधि है, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यानी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो तुलनात्मक विधि के ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है, ठीक है। तो वेबर ने इतिहास और समाज को जोड़कर यह अध्ययन किया कि समाज कैसे बदलता है, समझ रहे हो। तो वेबर जो है ना इसने क्या करा भाई कि इतिहास और समाज को जोड़ दिया, ठीक है, उस समाज का इतिहास क्या रहा है, ठीक है, इतिहास और समाज को जोड़कर यह अध्ययन किया कि समाज कैसे बदलता है। ऐतिहासिक रूप से जब हम देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे, तो उससे ये अध्ययन किया जा रहा है कि भाई समाज कैसे बदलता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो तुलनात्मक जो विधि है ना ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है, उससे देखती है भाई कि कैसे समाज में बदलाव आए हैं, समझ आ रहा है। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता हो जाएगी। उसके बाद व्यक्तिपरिकता और वस्तुनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। क्या बताओगे इसमें, देखो तो वेबर ने माना, ठीक है, कि शोधकर्ता को क्या समाज के विषय में निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि व्यक्तिपरिकता की सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर यह है वेबर ने माना कि भाई शोधकर्ता को समाज के विषय में निष्पक्ष होना चाहिए लेकिन साथ ही समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जब आप क्या कर रहे हैं भाई समाज का अध्ययन कर रहे हैं, उसके विषय में शोध कर रहे हैं, तो आपको एक निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, नहीं बायस्ड नहीं होना चाहिए। और साथ ही क्या समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं को समझने की कोशिश करनी
चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है। धर्म और पूंजीवाद का अध्ययन, तो मैक्स वेबर ने अपनी तुलनात्मक विधि का उपयोग धर्म और पूंजीवाद के अध्ययन में किया। ठीक है, उन्होंने विभिन्न धर्मों जैसे कि भाई प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक और उनके आर्थिक प्रभावों की तुलना की है। ठीक है, मतलब कि उनके विभिन्न धर्मों के आर्थिक प्रभाव किए हैं। ठीक है, और ये निष्कर्ष निकाला कि प्रोटेस्टेंट धर्म ने पूंजीवाद के विकास में योगदान दिया है। ठीक, जो प्रोटेस्टेंट धर्म है ना, मेनली ईसाइयों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि भाई कहीं ना कहीं ये क्या पूंजीवाद के विकास में इसने योगदान दिया है। तो देखते हैं कि भाई धर्म और किस प्रकार से उसका आर्थिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, पर्टिकुलर एक धर्म है, उसका क्या आर्थिक प्रभाव रहा है। तो ये भी क्या धर्म भाई समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो धर्म का क्या आर्थिक प्रभाव रहा है, तो उसका बेसिकली हम कहते हैं धर्म और पूंजीवाद का अध्ययन। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने इसको भी मतलब उनकी विधि की विशेषता है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद नारीवादी परिप्रेक्ष्य से पुरुषवादी सामाजिक शोध की आलोचना कीजिए। नारीवादी परिप्रेक्ष्य यानी कि जो नारीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के बारे में बात की जाती है, वो नारीवादी परिप्रेक्ष्य है। तो आपको ये बताना है कि भाई जो नारीवादी परिप्रेक्ष्य है ना, ठीक है, परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, उससे क्या है भाई पुरुषवादी जो सामाजिक शोध है ना, यानी जो सामाजिक शोध क्या है वो पुरुष द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो पुरुषवादी सामाजिक शोध की आलोचना। तो जो नारीवादी है ना भाई, वो किस प्रकार से जो सामाजिक शोध होता है पुरुषों द्वारा, वो किस प्रकार से उसकी आलोचना की है, उसके बारे में बेसिकली आपको बताना है। ठीक है, समझ आ गया। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नारीवादी एक ऐसी विचारधारा है, नारीवादी की एक ऐसा विचारधारा है भाई और आंदोलन है जो लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, आपको पता होगा यार, देखा जाता है कि समाज में किस प्रकार से असमानता है पुरुष महिला के बीच में। तो बेसिकली जो नारीवादी एक आंदोलन कह लो, आप एक विचारधारा कह लो, जो कि बेसिकली भाई लैंगिक समानता की बात करता है, यानी कि जो महिला यानी मेल फीमेल क्या है वो इक्वल हों। ठीक है, हर एस्पेक्ट में। ठीक है, लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने पर ये सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि केंद्रित है। ठीक है, और नारीवादी दृष्टिकोण जो है ना से सामाजिक शोध की आलोचना में पुरुषवादी दृष्टिकोण के प्रभाव और उसकी सीमाओं का वर्णन किया जाता है। जब हम बात कर रहे हैं नारीवादी परिप्रेक्ष्य कह लो, दृष्टिकोण कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो नारीवादी दृष्टिकोण से सामाजिक शोध की आलोचना में जो पुरुषवादी दृष्टिकोण है, जो सामाजिक शोध हो रहा है, उसमें किसका दृष्टिकोण छुपा हुआ है, पुरुष का, यानी कि मेल का। तो उसके प्रभाव और उसकी सीमाओं का इन्होंने वर्णन किया। बेसिकली मैं कहूँ तो जो सामाजिक शोध है उसकी आलोचना ये करते हैं। तो बेसिकली आपको वही बताना है। ठीक है, तो भाई बात कर रहे हैं आलोचना किस प्रकार से करिए। तो पहला है भाई पुरुष प्रधान दृष्टिकोण, यानी कि जो सामाजिक शोध हुआ है ना, जो ये सोशल रिसर्च हुई है, उसमें बेसिकली ये पुरुष प्रधान दृष्टिकोण है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसमें इन्होंने बताया भाई पारंपरिक सामाजिक शोध में अधिकांश क्या है, पुरुषवादी दृष्टिकोण हावी रहा है। ठीक है, बेसिकली जो मेल है ना वो डोमिनेटिंग रहा है, उसी का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर हावी रहा है। ठीक है, महिला का एक भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें नहीं है, ध्यान रखना, जिसमें महिलाओं के अनुभव और उनकी समस्याओं को कम महत्व दिया है। भाई सामाजिक शोध यानी कि समाज की समस्याओं का अध्ययन करना, तो वहाँ पर जो महिलाओं की समस्याएं हैं, बेसिकली जो महिलाओं से जुड़ी बातें हैं, समस्या, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। बेसिकली इनका कहना यही है। तो जो दृष्टिकोण ये देते हैं, जिस समस्याओं का अध्ययन करते हो, पुरुष प्रधान होती है। तो पारंपरिक शोध में के अधिकांशतः पुरुषवादी दृष्टिकोण हावी रहता है, और जिसमें महिलाओं के अनुभव और उनकी समस्याओं को कम महत्व दिया है। ठीक है, महिलाओं के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं और उनकी क्या समस्या, उसको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, दी गई है, इनका ये कहना है। ठीक है, नारीवादी दृष्टिकोण का। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देखिए ये शोध क्या सामाजिक संरचना को केवल पुरुषों के नजरिए से समझने का प्रयास करता है, यानी कि ये कहते हुए जो ये शोध है ना सामाजिक संरचना को केवल पुरुषों के नजरिए से, यानी जो पुरुषों का दृष्टिकोण है उसी तरीके से भाई समझने का प्रयास करता है, जिससे महिलाओं की जो वास्तविक स्थिति है ना, जो रियल उनकी सिचुएशन है, उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा होती है, यानी कि उनकी जो नीड्स है ना उसकी उपेक्षा होती है, उसको नजरअंदाज करा जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है। आगे देखिए महिलाओं की भागीदारी की कमी, नेक्स्ट आप हेडिंग बनाएंगे। तो जो नारीवादी परिप्रेक्ष्य भाई वो क्या कहता है, देखो दूसरी बात, पारंपरिक शोध में महिलाओं को केवल अध्ययन के विषय वस्तु के रूप में देखा गया है। ठीक है, जब हम भाई सामाजिक शोध की बात करते हैं पारंपरिक रूप से, तो यहाँ पर क्या महिलाओं को केवल अध्ययन के विषय वस्तु के रूप में देखा गया है, ना कि भागीदारी के रूप में। मतलब सामाजिक शोध में उनकी भागीदारी है ही नहीं।
ठीक है। उनको केवल अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में देखा जाता है, ठीक है, और उनके इससे उनके अनुभवों और विचारों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब जब सामाजिक शोध की बात आ रही है ना, तो यहाँ पर उनके क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनके विचार है पर्टिकुलर उस घटना से, उस शोध से रिलेटेड, उसको शामिल नहीं किया जाता। बेसिकली बस अध्ययन की जब बात आती है तो उनके पास विषय वस्तु के रूप में देखा जाता है महिलाओं को, ठीक है। पर्टिकुलर मान लो कोई समस्या का अध्ययन करे तो उसमें कुछ ऐसी चीज भाई डेटा कलेक्ट करे तो वहाँ पर महिलाओं को जरूरत पड़ रही है, तो बस उनको एक विषय वस्तु के रूप में देख लिया बस, तो महिलाओं की भागीदारी शोध में कम होती है, ठीक है। तो ये भी इनके नारीवादी दृष्टिकोण का एक आलोचना है, ठीक है। उसके बाद लैंगिक असमानता को बढ़ावा, ठीक है, यानी कि बोला भाई जो सामाजिक शोध है ना, ये पुरुषवादी दृष्टिकोण है और ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा दे रहा है। किसको? लैंगिक असमानता को बढ़ावा दे रहा है। तो देखिए भाई, तो पुरुषवादी शोध ने समाज में व्यापक लैंगिकता असमानता को सही ठहराने या अनदेखा करने का काम किया है। क्या बोला भाई? जो पुरुषवादी शोध है ना, इसने समाज में जो व्याप्त लैंगिक असमानता है ना, उसको सही ठहराने और अनदेखा करने का काम किया। मतलब पहले तो जो समाज में भाई लैंगिक असमानता है ना, मेल फीमेल में जो ये भाई फासला है उनके अधिकारों में, उनको देखा जाता है, यानी कि असमानता है ना, तो उसको सही ठहरा रहे हैं। इनका भाई कह सकते हो भाई, इनकी आलोचना है कि भाई सही ठहराया गया है इस सामाजिक शोध में, ठीक है, और अनदेखा करने का भी काम किया गया है, ठीक है। और ये महिलाओं की समस्याओं को स्वाभाविक या कम महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है। भाई जो ये पुरुषवादी दृष्टिकोण है, ठीक है, ये जो महिलाओं की समस्याएं हैं उसको क्या करता है भाई, ये स्वाभाविक रूप से, ठीक है, नेचुरली क्या भाई कम महत्वपूर्ण मानते हैं, भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद नारीवादी शोध का महत्व, ठीक है। तो देखिए, तो नारीवादी शोध क्या पुरुषवादी दृष्टिकोण की सीमाओं को चुनौती देती है, ठीक है। जो ये नारीवादी शोध है ना, जो महिलाओं पर्टिकुलरली शोध की बात करती है, तो पुरुषवादी दृष्टिकोण की जो सीमा है उसको चुनौती देती है। मतलब कि जो रिसर्च करते हैं ना, बेसिकली उसको चैलेंज करती है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अनुभवों को केंद्र पर रखने का प्रयास करते हैं। जब बोला जाता है कि भाई जब इनके दृष्टिकोण की बात आती है, इनके परिप्रेक्ष्य की बात आती है, तो बोला जाता है जब ये सामाजिक शोध होता है ना, तो वहाँ पर जो महिला के अनुभव है ना, जो उनके एक्सपीरियंस है, उसको केंद्र पर रखो, उस पर केंद्र पर रखने का ये जोर देती है, प्रयास करती हैं। और नारीवादी शोध क्या है? समावेशी है और समाज के सभी वर्गों के अनुभवों को महत्व देता है। यानी कि बोला जाता है जो नारीवादी शोध होता है ना, जो बेसिकली नारीवादी करते हैं, वो इस पर जोर देते हैं कि भाई जो सभी वर्ग हैं उनके अनुभवों को इम्पोर्टेंस दी जाए, ठीक है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे कि भाई पारंपरिक शोध में क्या घरेलू श्रम को उत्पादन कार्य के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। एग्जाम्पल क्या बता रहा हूँ भाई, जो पारंपरिक शोध है ना, जो बेसिकली पुरुषवादी दृष्टिकोण की यहाँ पर बात हो रही है, तो पारंपरिक शोध में घरेलू श्रम को उत्पादक कार्य के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। मतलब कि जो घरेलू काम होते हैं ना, बेसिकली वो उत्पादक काम नहीं है। जबकि जब नारीवादी शोध की बात आती है तो इसे क्या, जो घर के काम होते हैं उसको आर्थिक और सामाजिक योगदान के रूप में देखा जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? जब पारंपरिक शोध है तो वहाँ पर जो घर के काम है उसको बेसिकली उत्पादक कार्य के रूप में, मतलब जरूरी काम के रूप में नहीं देखा जाता है। लेकिन जबकि नारीवादी जो शोध होता है ना, बेसिकली जो नारीवादी महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, तो उसमें जो घर के काम होते हैं उसको भी एक आर्थिक और सामाजिक योगदान के रूप में देखता है कि भाई जो घर के काम होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक रूप से योगदान देते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त हो जाती है। आपको वीडियो कैसे लगी भाई कमेंट में जरूर बताना। बाकी ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है ना, गारंटी ले रहा हूँ भाई यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन जो मैंने जितने भी कराए हैं, आपको 6-7 क्वेश्चन कराए हैं, तो जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और बाकी आपको असाइनमेंट चाहिए तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वेबसाइट का नाम है ignofreeassignment.com। यहाँ पर आपको जाना है, बेसिकली अपने असाइनमेंट बना लेने हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है, और असाइनमेंट बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं है भाई। जाना सिंपल से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपके असाइनमेंट, ठीक है, अब बना सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, जो आपको करना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।